तो डीमन स्लेयर सीरीज में जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है योरीची, क्योंकि योरीची ने डीमन स्लेयर के अंदर अपना एक अलग ही नाम बना रखा है, उसका एक अलग ही टोरा है। इवन योरीची से मुजान जो कि डीमन किंग है वो भी डरता था, क्योंकि एक बार योरीची ने मुजान को काफी बुरी तरह मारा था। और योरीची की काफी तगड़ी बैक स्टोरी है जिसके अंदर इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है, एक्शन है। और जब से सीजन 3 के अंदर योरीची की टाइप 0 वाली डोल दिखाई गई है तब से लोग इस कैरेक्टर के बारे में और भी जानना चाहते हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में योरीची की बैक स्टोरी बताऊंगा प्लस उसका ओरिजिन बताऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि योरीची आखिर ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा कैसे था या फिर ऑल टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर कैसे था। तो एक गांव के अंदर अकीनो नाम की लेडी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उन्हीं दोनों बच्चों में से छोटा बच्चा जो था उसके चेहरे पे एक मार्क था एंड ये बात उन जुड़वा बच्चों के पिता को पसंद नहीं थी, तो उनका पिता उस मार्क वाले बच्चे को मारने की सोचता है। बट अकीनो जो कि उनकी मदर थी वो उसे बचा लेती है। और भले ही अकीनो का पति चाहे अपने छोटे बच्चे को नहीं मारता, पर वो ये डिसाइड करता है कि जब उसका छोटा बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो उसे प्रीस्ट बनने भेज देगा। और वहीं उसका पिता अपने बड़े बच्चे के लिए ये चाहता था कि वो एक समुराई बने, इसीलिए उसने उसका नाम मिचिकासु रख दिया। एंड उसकी माँ ने अपने छोटे बच्चे का नाम योरीची रख दिया, क्योंकि इसकी माँ चाहती थी कि योरीची आगे चल के रिश्तों को समझे, लोगों को समझे और उनकी मदद कर सके। योरीची के पिता योरीची और मिचिकासु में बहुत भेदभाव करते थे। वो मिचिकासु को हमेशा ही ऊपर रखते थे। मिचिकासु को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी और योरीची को कुछ भी नहीं। और इसी भेदभाव के चलते योरीची कुछ बोलता नहीं था, तो उसकी माँ को लगा कि योरीची बहरा है। एंड इस चीज को देखते हुए योरीची की माँ उसे हानुफाडा इयररिंग्स देती है, जो कि सम काइंड ऑफ लकी चार्म होता है। और अकीनो का पति उन दोनों बच्चों में भेदभाव करता था, इसीलिए अकीनो और उसके पति के बीच में हर रोज लड़ाई होती थी। और इस बात को देख के योरीची का जो बड़ा भाई था मिचिकासु, वो एक दिन योरीची से मिलने चले जाता है और उसे एक फ्लूट गिफ्ट करता है, जिसको योरीची हमेशा अपने पास रखता था संभाल के, क्योंकि योरीची को वो फ्लूट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट जब अकीनो के पति को ये बात पता चलती है कि उनका बड़ा लड़का मिचिकासु उनके छोटे लड़के योरीची से मिलने जाता है, तो मिचिकासु में बहुत मार लगती है। अब समय आगे बढ़ता गया और योरीची और मिचिकासु दोनों बड़े होने लगे। जब मिचिकासु 7 साल का था तब से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई और मिचिकासु उस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना चाहता था। एक दिन जब मिचिकासु ट्रेनिंग कर रहा था तो मिचिकासु के टीचर ने देखा कि योरीची अकेला खड़ा है, तो मिचिकासु के टीचर को दया आ गई और उसने योरीची को एक बैम्बू स्वॉर्ड पकड़ा दी। और तुम यकीन नहीं करोगे, योरीची ने पहले ही दिन उस बैम्बू स्वॉर्ड से मिचिकासु के टीचर को नॉकआउट कर दिया। और तब मिचिकासु योरीची से बार बार पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, पर उस टाइम योरीची को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने एक इंसान को पहली बार मारा था। और मिचिकासु के बार बार पूछने पे योरीची बताता है कि उसके पास एक पावर है जिससे वो ट्रांसपेरेंट देख सकता है, लाइक एक्स-रे विजन। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मिचिकासु को योरीची से जलन होने लग गई, क्योंकि मिचिकासु ये सोचने लगा कि कहीं पिताजी उसकी जगह मुझे ही न भेज दें प्रीस्ट बनने के लिए, और योरीची को कहीं उसकी जगह खानदानी वारिस न बना दें। और उसी दिन से मिचिकासु योरीची पे नजर रखने लग गया। मिचिकासु ये बात नोटिस करता है कि योरीची हमेशा अपनी मोम के लेफ्ट साइड चुपका रहता था। एंड उसके पीछे भी एक रीजन था जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। समय बीता और अब योरीची 10 साल का हो चुका था और उसकी माँ भी गुजर चुकी थी। एंड उसकी माँ के गुजर जाने के बाद योरीची मिचिकासु की दी हुई फ्लूट के साथ अपना घर छोड़ के चले जाता है। बट मिचिकासु एक दिन अपनी माँ की डायरी पढ़ लेता है। एंड उस डायरी को पढ़ने के बाद मिचिकासु को ये बात पता चलती है कि उसकी माँ को एक बीमारी थी एक तरह की, जिससे कि उसकी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो रही थी। एंड इसी रीजन की वजह से योरीची हमेशा अपनी मोम को लेफ्ट साइड से चिपकता था, ताकि उसकी मोम को सपोर्ट मिले, क्योंकि योरीची ट्रांसपेरेंट देख सकता था। एंड उस डायरी को पढ़ने के बाद मिचिकासु को ये फील हुआ कि वो योरीची से जेलस फील कर रहा है। एंड तब योरीची को अपने सफ़र में एक लड़की मिलती है ऊटा नाम की, और योरीची देखता है कि ऊटा ने काफ़ी सारे टैडपूल्स पकड़ रखे हैं अपने हाथ में एक पन्नी के अंदर। और तब योरीची ऊटा से पूछ लेता है कि तुमने टैडपूल्स क्यों पकड़ रखे हैं, जिसके रिप्लाई में ऊटा बोलती है कि उसकी फैमिली किसी बीमारी से मर गई थी, तो साथ देने के लिए कोई तो चाहिए ना।
बट शाम होते ही ऊटा उन टेडपोल्स को फ्री कर देती है और पानी में वापस छोड़ देती है, जिसको देख के योरीची ऊटा से पूछता है कि तुमने ये क्यों करा, जिसके रिप्लाई में ऊटा बोलती है कि इनकी भी तो कोई फैमिली होगी, मैं उन्हें इनसे अलग कैसे कर सकती हूँ। और तब योरीची को ऊटा की ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसके बाद ऊटा और योरीची एक साथ रहने लग जाते हैं। और ठीक इसके 10 साल बाद योरीची और ऊटा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बहुत जल्द ऊटा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और तब योरीची ऊटा के लिए मिडवाइफ की तलाश में विलेज के अंदर जाता है। अब बेसिकली मिडवाइफ उसको बोलते हैं जो कि लेडीज की डिलीवरी करवाने में हेल्प करवाती है। बट योरीची मिडवाइफ को लाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और जब वो वापस आता है तो तब वो देखता है कि कुछ डीमंस ने ऊटा को और उसके होने वाले बच्चे को मार दिया। और उसी दिन से योरीची ये डिसाइड करता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर बनेगा और इस दुनिया के सारे डीमंस को मार देगा। और फिर उसके बाद योरीची ही सन ब्रीथिंग का इजाद करता है, आई मीन उसे इन्वेंट करता है। और सन ब्रीथिंग से ही सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स बनी थी। मतलब योरीची ने जब तक सन ब्रीथिंग का इन्वेंशन नहीं करा था तब तक बस खाली डीमन स्लेयर स्वॉर्ड से ही लड़ते थे और वो कमज़ोर थे डीमंस के आगे। बट जब योरीची ने सन ब्रीथिंग को इजाद कर दिया तो उसके बाद डीमन स्लेयर अपनी अलग अलग ब्रीथिंग टेक्निक्स से डीमंस को मारने लगे और वो स्ट्रॉन्ग होने लगे। और वहीं दूसरी तरफ मिचिकासु की भी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे। पर एक दिन मिचिकासु के क्लैन में एक डीमन आता है और काफ़ी सारे लोगों को मार देता है और वही डीमन मिचिकासु पे भी अटैक करने वाला होता है। बट तभी वहाँ पे योरीची आ जाता है और तब योरीची अपने एक ही स्लैश में उस डीमन को वहाँ पे मार देता है। और मिचिकासु जब ये बात देखता है कि योरीची अब तक जिंदा कैसे है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तब मिचिकासु ये बात डिसाइड करता है कि अब वो अपनी फैमिली को छोड़ देगा और वो भी एक डीमन स्लेयर बनेगा, योरीची से भी पावरफुल। एंड एक दिन योरीची जब डीमंस को हंट कर रहा था तो तब उसकी मुलाकात मुजान द डीमन किंग से हो गई। और मुजान से मिलते ही योरीची ये बात समझ गया कि मुजान ने ही सारे डीमंस को क्रिएट करा था। और तब मुजान योरीची को एक नॉर्मल डीमन स्लेयर समझ के उससे भिड़ने की गलती कर देता है और योरीची मुजान के 7 दिल और 5 दिमाग को वहीं काट देता है। योरीची अपनी सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म को एक साथ यूज करता है और मुजान पे अटैक कर देता है। एंड योरीची के इस अटैक के बाद मुजान अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था तो मुजान ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी को 1800 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। योरीची उन 1800 पार्ट्स को तो काट नहीं पाता पर उनमें से वो 1500 पार्ट्स को काट देता है। बट जो 300 पार्ट बचते हैं उसी से मुजान रीजनरेट हो जाता है। और उस दिन तब मुजान को पहली बार ये बात रियलाइज होती है कि उससे भी कोई पावरफुल है। एंड मुजान तब ये बात डिसाइड करता है कि वो तब तक छिपा रहेगा जब तक योरीची ओल्ड एज से मर नहीं जाता, मतलब बुढ़ापे से नहीं मरता। बट उस दिन मुजान के साथ एक डीमन और थी तमायो नाम की, जो कि एक अच्छी डीमन थी। एंड इस वजह से योरीची तमायो को नहीं मारते। एंड तमायो ही आगे चल के मुजान को मारने के लिए मेडिसिन क्रिएट करती है। बट जब डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ये बात पता चलती है कि योरीची के हाथ से मुजान जैसा डीमन बच गया और उसने तमायो नाम के डीमन को भी नहीं मारा तो तब योरीची पे 2 एलिगेशंस लग जाते हैं। और तब डीमन स्लेयर कॉर्प्स ये डिसाइड करती है कि योरीची को अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाला जाएगा। बट योरीची के कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट थे तो उसे कुछ हाशिरात से मिलने की परमिशन थी। और वहीं योरीची का भाई मिचिकासु पावर की ग्रीड में लालच में डीमन किंग मुजान के पास चले जाता है। और तब मुजान मिचिकासु को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है और डीमन के अंदर कन्वर्ट होते ही मिचिकासु की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसका नाम पड़ता है कोकुशिबू, जो कि अब मुजान के बाद सेकंड पावरफुल डीमन था। एंड इन सब से अलग जब योरीची को डीमन स्लेयर कॉर्प्स से निकाल दिया जाता है तो तब योरीची ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ पे जाके रहेगा जहाँ पे ऊटा रहती थी पहले। बट योरीची जब उस प्लेस पे जाता है जहाँ उसकी वाइफ रहती थी पहले तो तब वहाँ पे वो ये देखता है कि वहाँ पे पहले से ही एक फैमिली रह रही है, कमाडो फैमिली। जी हाँ, वही फैमिली जिसका वंशज तांजीरो है। और योरीची वहाँ जाके देखता है कि उस फैमिली में सुमियोशी और सुयाको नाम के हस्बैंड वाइफ रह रहे थे और उनमें से सुयाको प्रेग्नेंट थी और तब उन पे एक डीमन अटैक होने वाला था। बट उसे योरीची वहीं पे रोक देता है और उस डीमन को भी मार देता है। एंड अगेन योरीची को मिडवाइफ ढूंढने का एक वर्क दिया जाता है और इस बार योरीची बिल्कुल भी लेट नहीं होते। एंड तब योरीची को थोड़ी तो खुशी होती है कि वो कम से कम किसी फैमिली को तो बचा पाए। बट तब योरीची सुनियोशी से बोलते हैं कि वो मुजान को नहीं मार पाए और अब तो मुजान छिप जाएगा, वो कभी सामने नहीं आएगा, मतलब मेरे मरने के बाद ही आएगा। और उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वो उसे नहीं मार पाए।
और तब योरीची अपनी सन ब्रीथिंग टेक्निक को कमाडो फैमिली को सिखाने का डिसाइड करते हैं, ताकि योरीची के मरने के बाद भी सन ब्रीथिंग टेक्निक जिंदा रहे और मुजान मर जाए। और पीढ़ी दर पीढ़ी कमाडो फैमिली में ये टेक्निक सरपास होती रही एंड आगे चल के इस सन ब्रीथिंग टेक्निक को एक रिचुअल डांस के थ्रू सिखाया जाने लगा। कमिंग बैक टू द स्टोरी, सुनियाशु ने योरीची की सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स को लर्न कर लिया था। और वैसे तो योरीची कमाडो फैमिली से मिलने आते रहते थे, बट योरीची एक लास्ट टाइम कमाडो फैमिली से मिलने आए इस बार, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे। एंड तब योरीची ने अपनी हानाफुडा इयररिंग सुनियाशु को गिफ्ट कर दी और उससे बोला कि इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेज देना, ताकि सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज़र कभी ख़त्म ना हो। एंड देन फिर योरीची वहाँ से चला जाता है और एक दिन योरीची की मुलाकात कोकोशिबू से होती है। और जब योरीची ये देखता है कि उसका भाई एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है, तो तब योरीची अपनी सोर्ड को अपने हाथ में पकड़ के कोकोशिबू पे एक अटैक करता है, जिससे कि कोकोशिबू काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और कोकोशिबू ये मान लेता है कि अगर सेकंड अटैक होता तो वो मर भी जाता, बट योरीची की ज़्यादा एज होने की वजह से योरीची अपना सेकंड अटैक कर ही नहीं पाते और वो वहीं धरती पे गिर के मर जाते हैं। बट कोकोशिबू जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वो योरीची पे एक अटैक करता है। एंड कोकोशिबू के अटैक के बाद कोकोशिबू को एक अलग ही साउंड सुनाई देती है। और तब कोकोशिबू को ये बात रियलाइज होती है कि जब वो बच्चा था तो तब उसने मिचिकासु बन के योरीची को एक फ्लूट दी थी और अब वो टूट चुकी है। एंड इस बात को देख के कोकोशिबू यानी कि मिचिकासु को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि भले ही चाहे वो अभी लड़ रहे थे, बट वो पहले भाई थे आपस में। और योरीची के मरने की खबर जब मुजान के पास पहुंचती है, तो तब मुजान ये बात डिसाइड करता है कि वो सारे सन ब्रीथिंग यूजर्स को मार देगा, ताकि आगे कहीं भी कभी भी कोई भी सन ब्रीथिंग यूजर उस पर अटैक न कर पाए। एंड ऑल्सो योरीची का ये मानना था कि उनके जाने के बाद जो आने वाली जनरेशन होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, बट योरीची के जाने के बाद जो डीमन स्लेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गए, क्योंकि योरीची के जाने के बाद डीमन स्लेयर्स को कोई अच्छे से ट्रेन करने वाला ट्रेनर नहीं था। एंड ऑल्सो सन ब्रीथिंग टेक्निक यूज़र ना होने की वजह से कोई मुजान के आगे टिक नहीं पा रहा था। बट मुजान भी इस बात से अनजान था कि सन ब्रीथिंग को कमाडो फैमिली के अंदर सरपास कर दिया गया है। एंड अब खाली इकलौता तांजीरो ही वो वंशज है जो कि सन ब्रीथिंग को यूज़ कर सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट, योरीची जैसा ना तो कोई डीमन स्लेयर था, ना है ना होगा। मुजान जो कि एक मॉन्स्टर है, जो कि एक डीमन किंग है, वो योरीची को एक मॉन्स्टर समझता था। तुम इस बात को इस तरह समझ सकते हो कि मुजान जो कि एक डीमन किंग है, वो अब भी बाहर नहीं आता योरीची के मरने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उसे योरीची का डर है। एंड ऑल्सो मैंने इस बात पे भी वीडियो बना रखी है कि मुजान आखिर डीमन कैसे बना और वो कैसे मरेगा, या फिर उसकी हिस्ट्री क्या थी, जिसमें आपको और भी काफ़ी सारी डिटेल्स पता पड़ेंगी। तो अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, खुशी हुई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी और सम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।